गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है जी। आज फिर मोहित आपके सामने जो है वो यूनिट फर्स्ट की सेकंड चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं, जिसमें भी आपको मैं जो है वो यूनिट्स और मेजरमेंट चैप्टर के बारे में पढ़ाऊंगा। तो देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो बताया था वो बताया था फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं। लेकिन ड्राइव यूनिट्स को मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था। तो यदि आप ड्राइव यूनिट्स के बारे में ज़्यादा स्टडी करना चाहते हैं तो कृपया अपनी बुक को कंसर्न करें, ठीक है, क्योंकि बड़ी सारी यूनिट्स हैं जो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मैं स्पीड की बात करूँ तो स्पीड आपके पास क्या है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। और स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस को हम लेंथ में कंसिडर करते हैं तो उसकी जो यूनिट आती है वो मीटर आती है। और टाइम को सेकंड में कंसिडर करते हैं तो उसकी यूनिट सेकंड आती है। तो मतलब आपके पास मीटर पर सेकंड उसकी क्या होगी, ड्राइव्ड यूनिट्स होगी। इसी तरह से आपके पास यदि मैं बात करूँ वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो उसको हम कंसिडर करते हैं एम। सो आपके पास आएगा मीटर क्यूब। इसी तरह से डेंसिटी की बात करूँ तो डेंसिटी आती है मास अपॉन, डेंसिटी हमारे पास होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की यूनिट आती है केजी, वॉल्यूम की आती है मीटर। तो ये बनता है केजी पर मीटर क्यूब बन जाता है। तो देखिए, नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको अभी बताऊंगा तो इसके लिए मैंने पहले बताया, और यहाँ पे कि आप यूनिट्स के बारे में अपनी बुक से कंसर्न करें। नेक्स्ट आपके पास आता है कि मीटर क्या होता है। तो 1 मीटर को यदि आपने डिफाइन करना है तो आप 1 मीटर को डिफाइन करेंगे कि आपके पास यदि कोई आइसोटोप है क्रिप्टोन का, 6 क्रिप्टोन का कोई आपके पास क्या है आइसोटोप है, और वहाँ से उसने जो वेवलेंथ जो है वो प्रोड्यूस की है, वो वेवलेंथ कितनी है उसकी, जो है वो 1650763.3। यदि इस वेवलेंथ को उसने प्रोड्यूस किया है जब उसकी ट्रांजिशन हुई है, ट्रांजिशन मीनिंग क्या हुआ कि जो आपके पास एक तरह से आपने केमिस्ट्री में भी स्टडी किया होगा कि ट्रांजिशन होती है जब इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में जंप करते हैं। तो उसकी ट्रांजिशन हुई है लेवल 2p10 से 5d5 तक। तो ये जो वेवलेंथ होगी उसको क्या बोला जाएगा, 1 मीटर के इक्वल बोला जाएगा। फिर बाद में इसकी 1983 में ये जो मीटर था उसको रीडिफाइन किया गया, और उसको ये बोला गया कि 1 मीटर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1/299792458 ऑफ ए सेकेंड इन ईयर और वैक्यूम। बोलने का मीनिंग क्या है कि 1 मीटर को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि जो लाइट होगी, यदि वो जो पाथ ट्रेवल किया जाएगा वो कितना पाथ ट्रेवल किया जाएगा, उसके द्वारा वो किया जाएगा 1/29979258। और या वो एयर में होगा या तो किस में होगा, वैक्यूम में। देखिए, नेक्स्ट आपके पास आता है किलोग्राम। किलोग्राम आपको पता है किसकी यूनिट होती है, किलोग्राम आपके पास यूनिट होती है मास की। तो स्टैंडर्ड किलोग्राम इज द मास ऑफ ए सिलेंडर। आपने एक सिलेंडर बनाया, जो सिलेंडर था वो प्लेटिनियम और इरिडियम का था। एलॉय का मतलब दो मेटल को आपने किया, मिक्स किया, उसको बोलते हैं एलॉय। तो यहाँ पे प्लेटिनियम और इरिडियम का आपने एक एलॉय बनाया, उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा, ठीक है। तो उसको आपने इंटरनेशनल ब्यूरो वेट और मेजरमेंट नियर पेरिस में रखा। तो वो स्टैंडर्ड को क्या बोला गया, किलोग्राम। इसको बोल देते हैं 1 kg। अब इसको ये बोला गया कि किलोग्राम कैन बी डिफाइंड एज, किलोग्राम को हम दूसरी तरह से डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, किलोग्राम कैन बी डिफाइंड एज अंडर व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। जब आपके पास कोई फोर्स थी 1 न्यूटन प्रोड्यूसेस, और वो जो 1 न्यूटन की फोर्स थी वो प्रोड्यूस कर देती थी एक्सेलेरेशन कितनी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की किसी बॉडी में। तो उस टाइम पे जो उसका मास होगा उस बॉडी का, उसको क्या बोलेंगे, 1 किलोग्राम बोलेंगे। तो आप 1 किलोग्राम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि F=ma के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे जो m आएगा वो फोर्स अपॉन एक्सेलेरेशन होगा। तो फोर्स यहाँ पे 1 न्यूटन आ जाएगी, और एक्सेलेरेशन आपके पास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। तो उस टाइम पे जो मास होगा उसको क्या बोलेंगे, 1 kg। देखिए, अभी इसके अलावा जो इसकी मल्टीपल यूनिट्स आती हैं किलोग्राम की, वो आता है क्विंटल। अभी एक क्विंटल जो होता है वो आपके पास आता है 10⁻²² kg के बराबर। तो ये हो जाता है आपके पास 100
केजी लिख सकते हैं इसको, और 1 टन जो होता है उसको लिखते हैं 10⁻³ kg। तो ये आपके पास आता है 1000 kg के बराबर। अब इसकी सब मल्टीपल्स ऑफ किलोग्राम, इसके अलावा भी कुछ मल्टीपल्स आते हैं किलोग्राम के, जैसे मैंने बोला हेक्टोग्राम। हेक्टोग्राम आपके पास आता है 10⁻⁻1 kg, जिसको बोल देते हैं 100 ग्राम। नेक्स्ट आता है डेकाग्राम, जिसको बोलते हैं 10⁻² kg 10 ग्राम। फिर बोल देते हैं 1 ग्राम, इसको बोलते हैं 10⁻³ kg 1 ग्राम। इसके अलावा जो आपके पास यूनिट्स आती हैं वो आपके पास आती है 1 मिलीग्राम, और 1 मिलीग्राम होता है 10⁻⁻6 kg, और इसको लिखते हैं 10⁻³ ग्राम। उसी तरह से आपके पास आता है माइक्रोग्राम, और माइक्रोग्राम को लिखते हैं 10⁻⁹ kg, और वो बन जाता है 10⁻⁻6 ग्राम। ठीक है, तो ये इसके अलावा जो आपके पास यूनिट्स आती हैं वो आपके पास आती है सेकंड। यदि मैं बात करूं सेकंड की, तो सेकंड को कैसे डिफाइन करेंगे? बोला गया इट इज डिफाइंड एज द टाइम इंटरवल ऑक्युपाइड बाय 91926317770 vibration corresponding to the transition between the two hyperfine levels of cesium-133 atom in the ground state। इसका मीनिंग क्या हुआ? ये जो होगा वो टाइम इंटरवल ऑक्युपाई किया जाएगा। ये टाइम इंटरवल किसके द्वारा ऑक्युपाई किया जाएगा? टाइम इंटरवल ऑक्युपाई किया जाएगा जिसमें जो वाइब्रेशन होगी वो 91926317770 वाइब्रेशन होंगी, और वो भी किस में होंगी? सीजियम एटम उसको प्रोड्यूस करेगा। वो दो हाइपर फाइन लेवल होंगे। ऊपर वाला एक क्या होगा? ऊपर एक ऊपर लेवल होगा, दूसरा क्या होगा? नीचे लेवल होगा। तो उसमें जितनी ये वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी उसको क्या बोलेंगे? 1 सेकेंड के बराबर बोलेंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है केल्विन। तो केल्विन क्या होता है? इट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ये आपके पास टेम्परेचर की यूनिट होती है। इज डिफाइंड एज, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? 1/273.16 फ्रैक्शन ऑफ द थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर एट द ट्रिपलेट पॉइंट ऑफ द वाटर। अभी ट्रिपलेट पॉइंट ऑफ द वाटर क्या होता है कि जब वाटर जो है आपके पास, वो जो वाटर है आपके पास वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। मतलब ऐसा टेम्परेचर जब वाटर जो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, उस टेम्परेचर को बोलेंगे ट्रिपलेट पॉइंट ऑफ वाटर। तो सबसे पहले आपके पास जो ट्रिपलेट पॉइंट ऑफ वाटर की बात करें, जैसे वाटर होता है, आइस होती है, आपके पास वेपर होते हैं, तो ऐसा टेम्परेचर जब तो तीनों जो स्टेट होंगे एकदम से एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, इसको बोलेंगे ट्रिपलेट पॉइंट ऑफ द वाटर। और उसका 1/273.16 फ्रैक्शन लेंगे, उसको बोलेंगे 1 केल्विन। Clear? Now see, next topic that I will teach you, the candela. Now what is a candela? Candela is also the unit of luminous intensity. ये जो आपके पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है उसकी यूनिट जो होती है वो कैंडला होती है। इट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ ए सरफेस ऑफ 1/6000000 square meter of black body at a temperature of freezing platinum under a pressure of 101325 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। बोलने का मीनिंग क्या है कि जब भी आपके पास ब्लैक बॉडी क्या होती है? आपके पास ऐसी बॉडी होती है जो क्या कर सकती है, जो आपके पास किसी चीज़ को क्या कर सकती है, वो कलर को अब्जॉर्ब भी कर सकती है और आपके पास री एमिट भी कर सकती है। तो आपके पास ये बोला गया, ये आपके पास कैंडला जो होती है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, ठीक है, और उसमें ये 1/6000000 स्क्वायर मीटर ऑफ ब्लैक बॉडी, इसका जो टेम्परेचर होता है वो आपके पास होता है, फ्रीजिंग होती है किसकी? प्लेटिनियम की। तो उसमें जो उसका जो प्रेशर होता है वो 101325 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। उस चीज को क्या बोलेंगे आप? उस इंटेंसिटी को क्या बोलेंगे? कैंडला बोलेंगे। फिर उसके डेफिनेशन को रीडिफाइन किया गया इन द ईयर 1979 में। तो कैंडला को किस तरह से रीडिफाइन किया गया? Candela was redefined as the luminous intensity in a given direction due to a source which emits a monochromatic radiation of frequency 540 10 to 12 hertz, and of which radiated intensity in that direction is 1/693 watts per steradian। उसने बोला कि उस चीज़ को, कैंडला को फिर से रीडिफाइन किया गया, और उसको जो रीडिफाइन किया गया उसमें ये बोला गया कि जो भी कोई सोर्स है लाइट का वो मोनोक्रोमेटिक लाइट को एमिट करेगा। मोनोक्रोमेटिक का मीनिंग क्या होगा? जिसकी वेवलेंथ क्या होगी?
आपके पास एक वेवलेंथ होगी और वो जो रेडिएशंस एमिट करेगा वो 540 × 10⁻12 फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस एमिट करेगा, ठीक है। और जो उसकी जो इंटेंसिटी होगी, रेडिएट इंटेंसिटी होगी, वो आपके पास 1/693 वाट्स पर स्ट्रेडियन के बराबर होगी, ठीक है। तो उसको भी कैंडला बोला जाता है। नेक्स्ट आपके पास यूनिट आती है एम्पियर। आप लोगों ने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा एम्पियर क्या होता है। एम्पियर जो होती है वो करंट की यूनिट होती है। और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वी कैन से दैट चार्ज स्पीसीज इन ए कंडक्टर, दैट इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक करंट, और उसकी यूनिट होती है एम्पियर। अब 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 एम्पियर इज दैट करंट व्हेन फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ टू स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ of negligible cross section held 1 meter apart in vacuum exert a mutual force of 2 × 10⁻7 न्यूटन पर मीटर। बोलने का मीनिंग क्या है कि आपके पास 1 एम्पियर जो है वो करंट होगा किसी कंडक्टर के बीच में फ्लो करेगा जब उन दोनों को, दो जो आपके पास स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर होंगे और उसको सेपरेट किया जाएगा 1 मीटर लेंथ से, और उसके वो भी वैक्यूम है, और उसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट की जाएगी वो 2 × 10⁻⁻⁰ न्यूटन पर मीटर। तो वो जो करंट आपके पास आएगा वो होगा आपके पास 1 एम्पियर। देखिए नेक्स्ट आपके पास बात आती है मोल की। तो मोल लास्ट आपके पास यूनिट आ रही है आपके पास। ये मोल क्या होता है, मोल जनरली आप केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा मोल को यूज़ करते हैं। मोल आपके पास क्या है, इट इज़ द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो भी अब कभी हम कंसिडर करते हैं उसकी यूनिट होती है। केमिस्ट्री में कभी भी चले जाएं आपको बोलते हैं कि इतने मोल ऑफ सब्सटेंस लेके आएंगे, ठीक है। तो मोल का मीनिंग क्या है कि आपके पास किसी सब्सटेंस को मेजर करने की उसकी क्या है, एक यूनिट है। और उस जो 1 मोल होता है उसमें आपके पास ये 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम में जितने भी आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्री एटम्स होते हैं उसको 1 मोल के इक्वल कंसिडर किया जाता है। तो जो 1 मोल होता है उसके पास कितने, उसके पास 6.023 10⁻23 एवोगैड्रो एलिमेंट्री यूनिट्स होते हैं। मतलब 1 मोल जो है उसमें 6.023 10⁻23 एवोगैड्रो एलिमेंट्री यूनिट्स होते हैं। तो उसको क्या बोल देते हैं, 1 मोल। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स और होती हैं हमारे पास, एक आती है रेडियन, दूसरा क्या आती है, स्ट्रेडियन। अभी मैं रेडियन की बात करूं तो रेडियन आपके पास होता है, इट इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। ये प्लेन एंगल की एक यूनिट होती है। 1 स्टेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड और मेड at the center of a circle by an arc of length equal to the radius of the circle। मतलब आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसका वो जो आर्क ड्रॉ करनी है वो उसका जो रेडियस होगा उसके इक्वल आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है। उसकी जो यूनिट होगी वो आपके पास आएगी, वो आएगी आपके पास रेडियन। और रेडियन जो यूनिट होती है वो प्लेन एंगल की होती है। और इस प्लेन एंगल को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि डी थीटा आपके पास होता है ds/r, और इसको क्या बोल देते हैं, रेडियन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है स्ट्रेडियन। यदि मैं स्ट्रेडियन की बात करूं तो स्ट्रेडियन जो यूनिट होती है वो आपके पास होती है सॉलिड एंगल की। स्ट्रेडियन जो यूनिट होती है वो सॉलिड एंगल की होती है। तो इट इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, ये सॉलिड एंगल की यूनिट होती है। 1 स्ट्रेडियन इज द सॉलिड एंगल subtended at the center of a sphere by its surface whose area is equal to the square of the radius of the sphere। वो आपके पास ये बोला गया कि आपके पास ये यूनिट होती है, सॉलिड एंगल की यूनिट होती है, और जिसमें जो 1 स्ट्रेडियन होता है वो आप ऐसे बोलेंगे कि आपके पास कोई एक स्फीयर था, उस स्फीयर को आपने उसको इस हिसाब से कट किया कि उसके जो एरिया होगा उसको आप, एरिया जो आपने कट किया होगा स्फीयर, उसको उसके रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो जो आपके पास एंगल आएगा उसको क्या बोलेंगे आप, सॉलिड एंगल। और वो आपके पास क्या होगा, सॉलिड एंगल, और उसकी जो यूनिट होगी वो होगी स्ट्रेडियन। तो आपने ये भी लिखा है कि जो आपके पास d होगा वो रेशो होगी किसकी, एरिया ऑफ कट आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्फीयर, और उसको डिवाइड करेंगे स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द, स्क्वायर ऑफ द रेडियस। अब देखिए ये इसकी शेप आ रही है,
ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास इसका डी ए एरिया आ गया, डी फाई आपके पास क्या आ गया, ये सॉलिड एंगल आ गया। अभी कुछ इसकी एडवांटेजेस भी होती हैं एसआई यूनिट की, वो डिस्कस करेंगे हम। तो पहली जो आपके पास एडवांटेज आती है एसआई सिस्टम की, वो बोलता है कि जो एसआई सिस्टम होता है वो कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। अभी कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट का मीनिंग क्या होता है कि जितनी भी आपके पास क्या होती हैं ड्राइव्ड यूनिट्स होती है, जैसे स्पीड होगी आपके पास, वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगी, तो ये जो हम ऑब्टेन करते हैं, ये जो हम ड्राइव करते हैं, वो या तो मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं या तो डिवीजन से कर सकते हैं। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किसकी होती है, ये होती है फंडामेंटल यूनिट्स की। तो जब फंडामेंटल यूनिट्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं और वहां से जो यूनिट्स ड्राइव होती है उसको ड्राइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। इसी कारण इसको क्या बोला जाता है, ये आपका कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। आगे ये बोला गया एक रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपके पास सेकेंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में बोला गया द सिस्टम ऑफ यूनिट इज मीट्रिक सिस्टम। ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो आपके पास मीट्रिक सिस्टम भी है। अब मीट्रिक सिस्टम का मीनिंग क्या है कि आपके पास जितनी भी इसकी यूनिट्स होती हैं वो मल्टीपल की फॉर्म में होती है। मल्टीपल का मीनिंग क्या हुआ, मल्टीपल में भी होती है और सब मल्टीपल में भी होती है, और इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पावर। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि 1 kg किसके बराबर होता है, 10³ ग्राम के, तो वो आपके पास मल्टीपल में हुआ। और केजी क्या हुई आपके पास मल्टीपल, और ग्राम के वो सब मल्टीपल हुआ, सब मल्टीपल यूनिट्स हुई। अब देखिए फोर्थ पॉइंट की बात करूं, द सिस्टम ऑफ यूनिट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ये जो एसआई सिस्टम है ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, मतलब पूरे जितनी भी वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं वो उसको क्या किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है, वो उसका यूज करते हैं। दिस सिस्टम इज क्लोजली रिलेटेड टू द सीजीएस सिस्टम। और आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया कि सीजीएस सिस्टम क्या आता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो जो आपके पास एसआई सिस्टम होता है वो आपके सीजीएस सिस्टम से भी क्या होता है, क्लोजली रिलेट होता है, मतलब उसका रिलेशन है। लास्ट पॉइंट आपके पास आता है सिक्स पॉइंट। इसमें बोला गया कि आपके पास जो इन एसआई द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आर स्मॉल। जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स होती हैं वो काफी ज्यादा क्या होती हैं, स्मॉल होती हैं। अभी देखिए जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेरे पास आ रहा है वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का आ रहा है। जब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में ये बोला गया है कि ए नंबर राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड एन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जब भी किसी चीज को आप 10 की रेस्ट पावर की फॉर्म में लिखते हैं वो उसका क्या हो जाता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए नंबर एन कैन बी डिटरमाइंड बाय, इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं कैपिटल एन से, और कैपिटल एन होता है स्मॉल एन इंटू 10 रेस्ट पावर एक्स के बराबर। ठीक है जी। तो देखिए आगे यदि आप इस चीज को देखें, इस फार्मूले को ध्यान से देख लें, कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू 10 रेज़्ड पावर एक्स के बराबर होता है, क्योंकि इस फार्मूले का यूज करके ही मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है हम कैसे फाइंड आउट कर पाते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ गया वो हमारे पास आया है, वो आया है कि आपके पास यदि उस फार्मूला, जो पिछला फार्मूला मैंने बताया कि उसमें एन यदि इंटीजर है तो जो x की वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। यदि n की वैल्यू 3.162 से कम आ रही है, लेस देन है, और ये वैल्यू किसकी होती है, √10 की होती है, मतलब n की वैल्यू लेस देन आ रही है √10 की वैल्यू से, जो कि 3.162 है, उससे कम आ रही है, तो उसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा वो सिंपली आपके पास क्या आएगा कि उसकी जो पावर होगी 10 की जो पावर होगी वो उसका मैग्नीट्यूड होगी। फॉर एग्जांपल यदि मैं कंसिडर करता हूं आपके पास 2 इंटू 10⁻⁹, तो यहाँ पे जो n है वो 2 है, वो 2 जो वो लेस देन किससे है, 3.16 से, तो मतलब 3.16 जो है बड़ा है 2 से, तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी साथ में जो पावर लगी है वो कितनी की 10⁻⁹, तो सिंपली 9 जो होगा वो इसका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट केस की मैं बात करूं, जब आपके पास n की वैल्यू जो वो ग्रेटर देन आ रही है 10 के, मतलब आपके पास ये ग्रेटर देन आ रही है 3.162 से, मतलब आपके पास ये आ गई, लेट अस सपोज दैट 4.1 इंटू 10⁻⁹, तो n की वैल्यू जो आ रही है वो
4.1 है, 4.1 जो 3.1 से क्या ज़्यादा है, तो इसका मीनिंग, इसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा वो जो भी 10 की पावर होगी, जैसे 9 बताया मैंने इस केस में, तो उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में 9 प्लस 1 कर देंगे और वो आपके पास क्या आएगा, 10। आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, नो डाउट इज देयर। ठीक है, तो उसमें मतलब जब आपके पास n की वैल्यू ग्रेटर देन 3.162 होगी तो x में आप एक क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। x जो है वो 10 की पावर है, 10 की पावर जो है वो x है, और उस x की पावर जो x होगा उसमें क्या कर देंगे, आप एक ऐड कर देंगे, वो उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आएगा। अभी देखिए अदर देन, इसके अलावा जो आपके पास दूसरी जो आपके पास प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ आती हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे आपने डिस्टेंस को मेजर करना है, सन और अर्थ के, स्टार्स को, गैलेक्सी के, ऐसा कोई डिस्टेंस मेजर करना है तो आप स्मॉल यूनिट्स का तो यूज कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको बिगर यूनिट्स का यूज करना पड़ेगा। इसी तरह से आपने डस्ट पार्टिकल का आपने जो है वो साइज मेजर करना है, बैक्टीरिया का, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, तो इस केस में भी आपको जो होगी वो अलग अलग यूनिट्स का यूज करना पड़ेगा। तो जो सबसे पहले मेरे पास यूनिट आ रही है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आ रही है, जिसको AU बोलते हैं हम। ये एक्चुअल में क्या होता है कि जो सन और अर्थ है, मतलब सन आपके पास अर्थ से दूर है और सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है वो भी वेरी कर रहा है। ठीक है, तो उस जो डिस्टेंस वेरी कर रहा है उसके हम एवरेज लेंगे। तो ये जो होता है वो एक एवरेज डिस्टेंस होता है अर्थ और सन के बीच में, उसको बोला जाता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है 1.496 10⁻11 मीटर, और ये बोली जाती है 1.5 10⁻11 मीटर। इसी तरह से मैं लाइट ईयर की बात करूं तो लाइट ईयर जो होता है वो मेरे पास डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है लाइट का वैक्यूम में, इन 1 ईयर इज कॉल्ड ईयर लाइट ईयर। मतलब जो लाइट है वो एक साल में कितना डिस्टेंस मेजर करती है इन वैक्यूम, उस डिस्टेंस को बोला जाएगा लाइट ईयर। तो कई बार क्वेश्चन आपके पास आता है कि लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस की यूनिट है कि टाइम की, तो आप लोगों को ये बताना है वहां पे कि लाइट ईयर जो होती है वो डिस्टेंस की यूनिट होती है। देखिए 1 लाइट ईयर जो है वो आपके पास होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इनटू 1 ईयर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इनटू 1 ईयर। तो आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की वैल्यू आती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और आपके पास 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, 60 क्या होते हैं, मिनट होते हैं, और 60 सेकेंड्स होते हैं। सभी को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आपके पास आएगा 9.46 10⁻15 मीटर। मतलब ये जो 1 ईयर है, ये 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, कितने आपके पास आवर होते हैं, कितने मिनट होते हैं और कितने सेकेंड्स होते हैं, उनकी वैल्यू पुट की और मल्टीप्लाई किया तो 1 लाइट ईयर की वैल्यू आ गई 9.46 10⁻15 मीटर। ठीक है, लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा जब तक लॉकडाउन है। तो कृपया मेरा चैनल जो जिससे मैं आपको बता रहा हूँ ये फिजिक्स का, इसको सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा उसको स्टडी कर पाएँ। ठीक है, तो अभी देखिए नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपके पास पार्लिक सेकंड क्या होता है, पर सेकंड जिसको बोलते हैं। तो पर सेकंड इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकंड। बोलने का मीनिंग क्या है कि आपने एक आर्क बनाई और उस आर्क ने क्या काम किया, उस आर्क का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो आर्क का डिस्टेंस है वो, ये आर्क का जो डिस्टेंस है वो आपके पास किसके इक्वल हो गया, वो इक्वल हो गया आपके पास पर सेकंड और पार्लिक के सेकंड के बराबर। तो आप ये बोल सकते हैं कि आपके पास यदि आप यहाँ से देखें तो सन और अर्थ के बीच जो डिस्टेंस है उसको क्या बोला गया, आपके पास 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला गया, और अर्थ अर्थ से लेकर इस पॉइंट का जहां पे ये आपके पास जो एंगल ड्रॉ किया जा रहा है और ये एंगल जो आ रहा है वो 1 सेकेंड का आ रहा है, वहां से लेकर अर्थ का जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे 1 पर सेकेंड। तो थीटा आपके पास होता है आर्क अपॉन आर, तो आर हो जाता है आर्क अपॉन थीटा, 1 पर सेकेंड होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन 1 डिग्री। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे 1.496 10⁻11 मीटर, और आप इसको डिवाइड करेंगे 1/3600 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। दिस डिस्टेंस बिटवीन द स्टार इज यूजली एक्सप्रेस्ड इन द पर सेकेंड। ये जो डिस्टेंस होता है स्टार का, इसको हम किस में यूज करते हैं, पर सेकेंड। मतलब स्टार का कभी भी आपने डिस्टेंस मेजर करना होगा तो पर सेकेंड में ही मेजर करेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है मेरे पास, रिलेशन बिटवीन द लाइट ईयर एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आपको लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच में रिलेशन ड्राइव करना है। तो आपको पता है कि लाइट ईयर की वैल्यू मैंने पहले भी बताई आपको 9.46 टेंस ऑफ 15 मीटर होती है। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू होती है 1.5 टेंस ऑफ 11 मीटर होती है। दोनों को आपने डिवाइड कर दिया, तो वन लाइट ईयर को वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से डिवाइड किया तो 9.46 टेंस ऑफ 15, और उसको आपने डिवाइड किया 1.5 टेंस टू 11 मीटर। जब इन दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास वैल्यू आ गई 6.3 10 रेज टू पावर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इसका मतलब वन लाइट ईयर जो है वो 6.3 10 रेज टू 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर आ गया। ठीक है, तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को मैंने ये टॉपिक बताया, जो नेक्स्ट इसका टॉपिक है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, तो कृपया आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके साथ में बना रहूँगा जब तक आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो आपको कुछ टाइम के बाद और मिलेगी। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।